Assalamu alaikum. Today, I'm Anwar Farzan. Today, I will discussing with you companies' investment in associated companies or associated undertaking regulations 2017. ओके इस पर्पस के लिए पहले मैं कंपनीज ऑर्डिनेंस के जो सेक्शन यहाँ रेफर होते हैं हमारे पास इसमें डेफिनेशन का सेक्शन हमारे पास है कि एसोसिएटेड अंडरटेकिंग हम कहते किसको है। इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा, उसके बाद मैं इन रेगुलेशंस के ऊपर आ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देखिए एसोसिएटेड कंपनी की एक डेफिनेशन को रेफर किया गया है सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 4 से। देखिए एसोसिएटेड कंपनी में हम ये कहते हैं कि देयर आर द कॉमन डायरेक्टर्स और पार्टनर्स, ओके, एंड द डायरेक्टर्स एंड द पार्टनर्स दे होल्ड 20% investments in entity A and the entity B. Therefore, the entity A and B, by virtue of this common shareholding, they become the associates between themselves. तो A और B हमारे associates हो जाएंगी आपस में, ओके। इसके बाद हम ये कहते हैं कि अंडर कॉमन कंट्रोल की हम बात करते हैं। अगर उनका कॉमन कंट्रोल है उसके साथ तो हमारे लिए जो है नॉट लेस देन 20%, ये अकाउंटिंग में भी है। जब आप कंसोलिडेशन करते हो तो आप 20% जहाँ पे एंटिटीज का होता है उनके लिए एसोसिएटेड कंपनी IAS 28 के साथ आप उसको ट्रीट करते हो, ओके। इसके साथ जो लोग कॉमन हैं, अगर वहाँ पे 10% होल्डिंग की हम बात करते हैं, कंपनी और नॉट टेकिंग अंडर द कॉमन मैनेजमेंट और वन इज द सब्सिडी ऑफ अनदर। कॉमन मैनेजमेंट है और वन इज द सब्सिडी ऑफ दैट, ओके। एंड वी सेइंग इफ द अंडरटेकिंग इज अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी, क्योंकि मुदारबाज जो होते हैं वो मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं और वहाँ पे मुदारबा की फी जो होती है वो काउंट होती है, तो लिहाजा मुदारबा मैनेजमेंट कंपनीज को भी हम दे रहे हैं और मुदारबा को लेंगे हम इस पे। A person who is the owner or a partner or a director of a company undertaking and who holds the controls shares carrying 10% of the value and the other person also carries 10% value, तो ये लोग आपस में एसोसिएट्स कहलाएंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, हम कह रहे हैं इसको। तो वो हमारा ताल्लुक होगा। अब हम जस्ट फोकस करेंगे कंपनीज के ऊपर और हम कहते हैं कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या तरीका है और किस तरीके से हमें काम करना होगा। This is what we have said that अच्छा, इस होल्डिंग के अंदर दो तीन एक्सेप्शंस हैं। मैं ये CLS के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक हमें रेलिवेंट है इस रेगुलेशन के अंदर तो मैं उसको भी डिस्कस कर रहा हूँ। हम कौन सी होल्डिंग्स को नहीं कंसीडर करते फॉर दिस 20% और X% कैलकुलेशन। हम इसमें इनडायरेक्ट होल्डिंग को कंसीडर नहीं करते। गवर्नमेंट की होल्डिंग, जहाँ पे गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व है तो हम उसको उसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी कंपनी में दो से ज्यादा कंपनियों में नॉमिनेटेड है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते और वो एंटिटीज आपस में बाय वर्च्यू ऑफ दिस कॉमन शेयर होल्डिंग आपस में और डायरेक्टरशिप वो आपस में एसोसिएट नहीं होती। इसी तरीके से नॉमिनेशन अगर है उसको हम नहीं लेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को हम नहीं लेंगे। Independent director, a person may be a director in one company and that may be an independent director in another company, तो उसको भी हम उनको भी हम एंटिटीज को हम एसोसिएट्स में नहीं लेंगे। देखिए एसोसिएट्स को अब जो हम बात यहाँ कर रहे हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एंड व्हाई वी डू कंसीडर दैट कि एसोसिएट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उनको हमें देखना है। एसोसिएट के साथ जो ट्रांजेक्शन होते हैं कंपनीज में, हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे पार करते हैं जिससे एक कंपनी को बेनिफिट और दूसरे को उसके कॉस्ट या नुकसान जिसे आप कहें वो होता है। कंपनी की जब शेयर होल्डिंग होती है उसके अंदर देयर इज अ माइनॉरिटी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होल्डर और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं। अगर कंपनी ए एक लोन कंपनी बी को देती है और कंपनी बी को वो उस पर इंटरेस्ट सब्सिडाइज रेट पे चार्ज करती है, चार्ज नहीं करती, शेयर्स परचेस करती है, इस टाइप की कोई ट्रांजेक्शन करती है, सेल परचेस करती है। अगर इस टाइप के लिए हमारे लिए इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट के हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, दो पॉइंट्स हमारे पास हैं। एक हमारे पास शेयर होल्डिंग है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल फैसिलिटी है। ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम बेसिकली बात कर रहे हैं इस रेगुलेशन के अंदर। तो मैं अपने डिस्कशन को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रखूंगा। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं आपस में, तो हम ये कहते हैं कि अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट की इस तरीके की और हमने दिया और अगर हमने लोन दिया सब्सिडाइज दिया, तो हो सकता है कि कंपनी ए
के ऊपर उस लोन की कॉस्ट आए और कंपनी भी उसका बेनिफिशियरी हो। और इन दोनों के अंदर जो शेयर होल्डिंग है मुख्तलिफ है। जो ग्रुप कंपनी दोनों कंपनीज को होल्ड करता है, जिसके अंदर उनकी 60% और वो ए में 60% और कंपनी बी में शायद 80% की या 75% की होल्डिंग हो, तो रेस्ट ऑफ द 25% जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ जाएगा कि भाई उनको साथ जो है वो कॉस्ट उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो यही सब्सिडरी के अंदर भी हम ख्याल रखते हैं इस बात का, और एसोसिएट्स को भी ख्याल रखते हैं। इसलिए हम अपनी ऐसी एसोसिएट को जिसमें हम फैसिलिटी दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कोई अनड्यू फैसिलिटी जा रही है और दूसरी तरफ से माइनॉरिटी शेयर होल्डर उसका नुकसान उठा रहा है। तो इसीलिए ये रेगुलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्टमेंट हमारा शेयर्स की शेप में भी हो सकता है और लोन की शेप में भी हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट। ओके। आगे हम जब आते हैं इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज टू मेंबर, जब हमें ऐसा काम करना हो कि हम जब इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो हमें व्हाट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज टू द शेयर होल्डर्स, सो दैट, क्योंकि ये फैसले किस पे होने हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन से होने हैं, और ये डिसीजंस एजीएम में अप्रूव होने हैं। तो हमें शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन देनी होगी रिगार्डिंग द एसोसिएटेड कंपनी। व्हाट इन्फॉर्मेशन आर वी रिक्वायर्ड टू गिव, हमें उनका नेम ऑफ द एसोसिएट जिसमें हम कर रहे हैं, बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप, किस बेसिस पे वो हमारी एसोसिएट बन रही है, अर्निंग पर शेयर फॉर द लास्ट 3 इयर्स जिसके अंदर हम ये इन्वेस्टमेंट करने को जा रहे हैं, उनकी ईपीएस क्या है, ब्रेकअप वैल्यू ऑफ द शेयर क्या है उनका, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी इंक्लूडिंग द मेन आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये हमें देना होगा। इन केस ऑफ द इन्वेस्टमेंट in relation to a project of the associated company or associated undertaking that has not commenced the operation, following further informations are required। इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट है, क्योंकि प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं, आपसे मैं भी शेयर करूंगा मिलेट ट्रैक्टर का एग्जांपल, यहाँ पे हम मिलेट ट्रैक्टर इन्वेस्ट कर रहा है एक एसोसिएट के अंदर। Then we are saying starting date of the expected completion and the time by which such project shall become commercially operational, क्योंकि यहाँ से हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आनी है, right? Expected time by which the project shall start paying the return, जिसकी अभी मैंने बात की आपसे, and the funds invested or to be invested by the promoters, sponsors, associated companies or associated undertakings, distinguishing between cash and the non-cash amounts क्या हमारे पास है। General disclosure में maximum amount of the investment to be made, purpose or the benefit likely to accrue to the investing company का क्या benefit है, क्या फायदा पहुंचेगा उसको, that we need to discuss। Sources of the fund to be utilized, अब ये sources जो fund है कहाँ से ये fund हमारे पास आएंगे, हम कैसे इनको देंगे। Salient features of the agreement, एक agreement होना चाहिए for this purpose, हमारे पास उस agreement के हमारे features क्या है, direct और indirect interest of the directors, ये डायरेक्टर हो सकता है, कुछ डायरेक्टर्स का किसी जगह पर डायरेक्ट ज्यादा इंटरेस्ट हो और किसी का कम हो, तो वो हमें डिस्क्लोज करना है। इन केस ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इन द एसोसिएटेड कंपनी और द एसोसिएटेड अंडरटेकिंग हैज ऑलरेडी बीन मेड, या पहले से भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां पे, अगर है तो उसको हमें बताना होगा, और एनी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एट दिस पॉइंट मैं आपसे ये मिल्लत का डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये मिल्लत ट्रैक्टर है, उन्होंने जब अपने एजीएम का नोटिस दिया तो उन्होंने कहा द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 134 3 of the Companies Act 2017, this statement sets out material facts pertaining to the special business, special resolution to be transacted at the extraordinary general meeting of the company. Investment in the associated company, Nishad Group has established a greenfield project for the manufacturing and the sale of the Hyundai Motor Korea, right? For this purpose, the company, a company namely Hyundai Nishat Motor Limited, जो incorporate की गई है, ये कंपनी incorporate है and incorporated to undertake the project. Millet Tractors currently the shareholding, current shareholding क्या इसकी है, जब मैं कहा था आपका previous investment है वो बताना होगा। Current shareholding 15.86%, that is the number of the shares, had offered had offered a right of 11.33% of the current shares held by the Millet Tractor. The above right is offer right offer is being made to raise additional equity. Additional equity किस लिए ले रहे हैं हम? Provide expensive debt service, क्योंकि इंटरेस्ट के रेट हमारे बहुत बड़े हुए थे, तो इसकी वजह से हमने कहा उसको मैं अवॉइड करना चाहते हैं। ओके, अब देखिए द नेम ऑफ द एसोसिएट हमारे पास क्या हुआ, हमने कहा था नेम बताना होगा, तो निशाद Hyundai निशाद मोटर प्राइवेट लिमिटेड, ये हम कंपनी का नाम आ गया। हमने कहा था कि जी हमें अर्निंग पर शेयर ईपीएस बतानी होगी 3 साल की, तो हमारी ईपीएस आ गई उसकी,
ओके, देखिए 90 में नेगेटिव हम कह रहे हैं, वहां से फिर नेगेटिव कम हुई, नेगेटिव हुई और ये पॉजिटिव बन गई। ब्रेकअप वैल्यू ऑफ शेयर की हमने बात की। फिर हमने कहा कि जी फाइनेंशियल पोजीशन हमें देना होगा और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के साथ, तो वो फाइनेंशियल पोजीशन भी हमने यहाँ डिस्क्लोज कर दी। टोटल एसेट्स भी बता दिए, सेल, जीपी, प्रॉफिट बता दिया हमने। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्या है, 170 बिलियन के हमारा मिलियन रुपी का हमारा अमाउंट है। इसके अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करने को जा रहे हैं। पर्पस क्या है, हमें डिविडेंड इनकम हमें अराइज होगी। सोर्स क्या है, ओन सोर्स है हमारा। जस्टिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट थ्रू द बोरोइंग, हमने कहा नहीं हम बोरोइंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि हमारी बोरोइंग हमें महंगी पड़ेगी, हम बोरोइंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पास आ गया। इन केस ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड और द एसोसिएट्स हैड ऑलरेडी बीन मेड एंड द परफॉर्मेंस रिव्यू हमने दिया, तो हमने कहा कोई इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट नहीं है, हमें कोई इंपेयरमेंट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है। Maximum price at which the securities will be acquired, the price to be paid for the equity investment be the face value, कि किस वैल्यू पे हम एक्वायर करेंगे इसको। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ द शेयर्स हमें क्या मिलेंगे, हमें 17 मिलियन शेयर्स मिलेंगे हमें, राइट। इन द केस ऑफ द परचेज प्राइस हायर देन द मार्केट वैल्यू, तो वो भी एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि हम पार वैल्यू पे ले रहे हैं, ये प्राइवेट को। नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज और द परसेंटेजेस देयरफॉर, तो उसकी परसेंटेजेस हमारे पास आ गई। बिफोर आफ्टर हमारी क्या परसेंटेज ऑफ होल्डिंग हो जाएगी, 15 थी बढ़ के 167 हो जाएगी। हमें 11% इस पे दिया गया था राइट इश्यू, उसको हमने ऐड किया इसके अंदर। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ द अंडरटेकिंग एंड द डायरेक्टर्स। अकाउंट डायरेक्टर्स है उनकी जो डिटेल की मैंने आपसे बात की थी, तो ये कंप्लीट हमने एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दी। मिलर ट्रैक्टर इज अ लिस्टेड कंपनी, बट इट प्लीज कीप इन माइंड इट इज इन्वेस्ट मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि इसको मैं आगे भी रेफर करूंगा आपके साथ। नाउ वी गो बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक। इन केस ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अब देखिए ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट था। फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स इन एडिशन टू दोज प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज है, उसके अलावा क्या देना है, मैक्सिमम प्राइस एट विच द सिक्योरिटी विल बी एक्वायर्ड। हमने वहां बता दिया था मैक्सिमम प्राइस क्या थी हमारी, जो हमारी पार वैल्यू है। इन द केस ऑफ द परचेज प्राइस हायर देन द मार्केट, तो हमने कहा था नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी थी। मैं एक दफा फिर आपको डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा आपके साथ। मैक्सिमम नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज, वो हमने वहां डिस्क्लोज कर दी। नंबर ऑफ द सिक्योरिटीज एज ए परसेंटेज, वो हमने डिस्क्लोज कर दी। करंट प्रोसेस and the preceding 12 months weighted average market price, कंपनी क्योंकि प्राइवेट है तो मार्केट प्राइस नहीं है यहाँ पर। फेयर वैल्यू डिटरमिन इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेशन 1 एंड ऑफ द रेगुलेशन 5 द इन्वेस्टमेंट इन द अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, तो फेयर वैल्यू उसकी जो ब्रेक वैल्यू वगैरह है वो हमारी। अब देखिए दोबारा मैं डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूँ। अब देखिए ये चीजें हमारी कहाँ पर आ रही हैं, या नीचे देखिए हमने कहा क्या कहा, हमने कहा जनरल डिस्क्लोजर्स। यहाँ पे हमने कहा कि डिटेल्स ऑफ द कोलेटरल गारंटी, इस पे भी आता हूँ मैं आपके साथ। हमने यहाँ पे कहा कि जी नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी को अक्रूवल क्या डिविडेंड है हमारा यहाँ पे, राइट। हमने कहा कि जी यहाँ कोई इम्पेयरमेंट है, कोई इम्पेयरमेंट यहाँ नहीं है हमारे पास। ओके, salient features of any associated company associated with regard to the project investment, no. Then we are saying मैक्सिमम प्राइस ऑफ द शेयर्स, मैक्सिमम प्राइस क्या है हमारी, इन केस ऑफ द परचेज प्राइस हायर, तो हमने कहा नॉट एप्लीकेबल। हमारी क्या होल्डिंग्स है, हमने उतनी होल्डिंग बता दी, कितनी हो जाएगी हमें, जो मैंने कहा आफ्टर द इंक्रीज हमारी होल्डिंग क्या हो जाएगी, वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, और हम कह रहे हैं फेयर वैल्यू डिटरमिन इन 1 of 5 एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर जो है, क्योंकि जब हम अनलिस्टेड कंपनी की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा था आपसे, अभी उस रेगुलेशन पे आऊंगा, तो वहां पे इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से हमें इसकी फेयर वैल्यू वर्कआउट करानी होगी। तो देखिए ये वो पोर्शन आ गया जो हमारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट के पार्ट ऑफ। तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। अब ये आपके लिए देखिए दो सवाल अलग अलग हैं। व्हाट आर द जनरल कंडीशंस, मैं अगेन यहाँ से क्वेश्चन की शेप में, जैसे मैं अपने वीडियोस में करता रहता हूँ के साथ, जब करें डिस्क्लोजर फॉर ऑल टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एक जर्नल हमें क्या हमें देना है, तो जर्नल तो हमें ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, ये तमाम जो आपसे मैंने डिस्कस किए। फिर बी पॉइंट में हमने कहा इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो फिर क्या करना है, ठीक है। अगर देखिए हमारा क्वेश्चन कहता है ओनली इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो हमें ये पॉइंट भी इंकॉर्पोरेट करना है, इक्विटी को ऐड करना है, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारे लिए मार्किंग में फिर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये ख्याल रखिएगा, ये आप ना छोड़ें। अब उसके बाद हम करें ये वाला पॉइंट जो है, इन केस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। अब अगर लोन्स है तो हमने सिर्फ सी को डिस्कस करना है, बी को डिस्कस नहीं करना, और अगर इक्विटी है तो हम बी को करेंगे और सी को नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट यू हैव टू, ए कॉमन है ऑल इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं अगर in case of the investment in the form of the loans or the advances or and the guarantees, following disclosure shall be made. The category amount of the investment, कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट, देखिए गारंटीज का ये है कि हम बात जगह ये होता है कि हम कॉर्पोरेट लेवल पे ये भी कर सकते हैं कि हम कह रहे हैं हम तो लोन नहीं दे रहे हैं भाई, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया, गारंटी इशू कर दी, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट गारंटी। और एक बैंक जो है बेस्ड ऑन अवर गारंटी
ये इन्वेस्टमेंट, ये लोन प्रोवाइड कर रहा है टू अवर एसोसिएट। तो इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर जहां हम कंटीजेंट लायबिलिटीज की बात करते हैं IAS 37 के साथ, तो यहाँ पर हमारे लिए एक कंटीजेंट लायबिलिटी अराइज हो गई। ये कंटीजेंट लायबिलिटी नीड टू बी डिस्क्लोज टू अवर शेयर होल्डर्स इन अवर अकाउंट्स। क्योंकि अगर किसी लेवल के ऊपर अगर ये एसोसिएट डिफॉल्ट करती है उस लोन से, वहां कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो बेस्ड ऑन दैट गारंटी वी विल बी कॉल्ड अपॉन टू entertain that guarantee that we have given। तो वो गारंटी हम पे कॉल कर ली जाएगी। तो इसलिए हमें गारंटी के लिए भी क्लियर। अब दूसरी बात क्या है कि गारंटी अगर ये बैंक से लेंगे तो गारंटी की एक फी होती है। तो हमें इस बात से भी रोक दिया जाता है, आगे जाकर रेगुलेशन आ जाएंगी कि आप गारंटी या कोई भी इस किस्म की फंडिंग करें, नॉन फंडेड फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो आप उसकी फीस चार्ज करेंगे, आप फ्री ऑफ चार्ज नहीं देंगे। उसके बाद बोरोइंग के लिए यह है कि बोरोइंग का जो रेट है, अगर हम अपने पास से हम बोरो करते हैं, कंपनी ए हमारी स्ट्रांग है, कंपनी बी एसोसिएट जो है हमारी वीक है, उसके लिए हम जब फंड बोरो करके जा रहे हैं, तो हम ये कहते हैं, काम करते हैं, हम ए से बोरो कर लेते हैं और बी को दे देते हैं। और बी को देने में हमने, जैसे मैंने आपसे कहा, हम शायद हम सब्सिडाइज लोन दे देते हैं। तो वहां पर हमारा लोन नहीं, हमारे लोन के लिए ये कंडीशन आ जाती है कि वो हमारे बोरिंग रेट से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो कम हो तो इसका मतलब ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इसको मैंने स्पेशली शुरू में जिक्र किया था कि हमारा जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, उसको उसकी कॉस्ट की हिट जाएगी। इसी के हमको अगर हिट आती है तो हमारी तो होल्डिंग दोनों कंपनियों में मौजूद है। तो उसको जो हिट आएगी, तो उस हिट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये कह दिया गया कि हम जो है लेसर अमाउंट पे उसको फैसिलिटी नहीं दे सकते। अच्छा, फिर अगर हम इस्लामिक फैसिलिटी पे है तो एवरेज बोरिंग कॉस्ट की हमारी बात हो गई थी कि हमने कहा, और हमारे जो है काइबोर जो है और द रेलेवेंट पीरियड का जो रेट होगा उसके हिसाब से होंगे। और अगर हम शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स के अंदर, तो हम शरिया कंप्लाइंट की रेट के साथ चलेंगे। रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मार्कअप फी कमीशन टू बी चार्ज्ड बाय द इन्वेस्टिंग कंपनी, यानी आपको चार्ज करना है, जैसे गारंटी के वक्त मैंने एम्फेसाइज किया इस बात को। इफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द कोलैटरल और द सिक्योरिटी, क्या आप क्लीन दे रहे हो या क्या उसकी कोलैटरल मौजूद है, दैट यू हैव टू डिस्क्लोज। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इफ द इन्वेस्टमेंट कैरीज द कन्वर्जन फीचर। अगर इन्वेस्टमेंट में कोई कन्वर्जन फीचर है कि हम कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हम इशू कर रहे हैं, बाद में शेयर्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, तो दैट वी हैव टू लुक एट इट। क्योंकि अक्सर हमारे पास ये होता है, जो लोन्स आते हैं, देखिए ये लोन्स क्योंकि अपनी दूसरी कंपनी की तरफ से आ रहे हैं और वहां पर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, तो उनमें हम कन्वर्जन ऑफ लोन के क्लॉजेस डाल देते हैं। रीपेमेंट स्केड्यूल उसका क्या है, वो हमें डिस्कस करना है। A listed company shall simultaneously dispatch the copy of the aforesaid notice and the statement of the material facts to the head office of the SECP। SECP को हमने भेजना है। ये जो नोटिस मैंने आपसे शेयर किया था, ये नोटिस हमारे पास, क्योंकि ये देखिए ये AGM का नोटिस है, इसको मैं स्क्रॉल करूँ साइड पे, देखिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हमने कॉल की, तो उसका हमारा ये नोटिस है, तो ये नोटिस हमारे शेयर होल्डर्स को भी जाएगा, SECP को भी जाएगा। इसमें जो कंप्लीट हमारा जो एजेंडा आइटम है, ये वहां कम्युनिकेट हो जाएगा। ओके। The directors of the investing company, while preparing special resolution of for making the investment in associated company or the undertaking, shall certify to the members of the investing company that they have carried out necessary due diligence। ये आपने due diligence cover कर लिया था, so that you are satisfied that there are no problems attached to it। The duly signed recommendations of the due diligence shall be मेड अवेलेबल टू द मेंबर्स। और अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट बनेगा, वो डॉक्यूमेंट मेंबर्स की इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अदर इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज if the associated company or the associate undertaking or any of its sponsor or the directors are also the members of the investing company, the information about the interest of the associated company or the undertaking or its sponsor and the directors in the interested investing company shall be disclosed in the notice of the general meeting। वो disclose कर दिया जाएगा। Once more I'll go back to that notice and see, can we get something like this? देखिए, undertaking by directors, we have undersigned directors millet company this carried out due diligence की बात हो गई। फिर हमने कहा directors as the dividend and the investor from the investing company shall not only enhance the profitability of the company। Okay, the board therefore recommends and propose the investment। अब board में कौन है, देखिए वो आ गया। The director in their relationship resolution by circulation approve this thing। Okay,
Director's interest. Suhail Bashir Rana, who is also the director of the Millet Tractor, represents the company in its as its nominee director on the board of the HNMPL. तो उसके ऊपर मिल्लत ट्रैक्टर्स को कौन रिप्रेजेंट करेंगे? सुहेल बशीर राणा साहब रिप्रेजेंट करेंगे। ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखिए यहाँ उनका नाम आपको यहाँ नजर आ रहा है, सुहेल बशीर राणा साहब का। तो ये भी हमने यहाँ डिस्क्लोज कर दिया। हम किस तरीके से चलेंगे, तो ये बड़ा क्लियर एक ड्राफ्टिंग है। देखिए अगर प्रैक्टिकल एंगल से हमें ऐसा कोई चीज ड्राफ्टिंग की दी आ जाए, ये एक डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर इसलिए करता हूँ। देखिए हम रेगुलेशन तो जिसे कहते हैं ना जी, एक कॉमन लैंग्वेज में रट लेते हैं, लेकिन अगर हमें ये कह दिया जाए, सिर्फ ऊपर वाले फैक्ट्स के साथ एक क्वेश्चन बना के दे दिया जाए और ये कह दिया जाए X Limited is going to invest such and such money into a Y Limited and associate, and you are required to draft a notice or a special resolution to be passed in a general meeting or extraordinary general meeting of the company. देखिए फिर ये हमारे लिए इज अ सॉल्यूशन है, ये गुड एग्जांपल है। हमने जहां ये सारे पॉइंट पढ़े थे, देखिए वो हमने थ्योरेटिकली पढ़े थे, और ये उन पॉइंट्स की, ये तमाम पॉइंट्स जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए, इन तमाम पॉइंट्स की एप्लीकेशन है। जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं तो वो हमारे लिए नाइटमेयर बन जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ पढ़ा है, एप्लीकेशन के एंगल से नहीं पढ़ा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है, आपको एडवाइस मेरी ये है कि आप ये पोर्शन जरूर इसको देखें और इसकी जो फॉर्मेटिंग है, चीजें हैं, इनको ख्याल रखें कि किस तरीके से ये पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्क्लोज किए हैं और हमें रिपोर्ट करने हैं। इससे आगे मैं अब चलता हूँ जी। यहाँ पे हो गया हमारा, in case of any decision to make the investment under the authority of the resolution passed pursuant to the provision of section 199 for the investment in associate undertaking of the act, Miss Companies Act, is not fully implemented, अगर कोई पार्ट fully implement नहीं हुआ है, कि हमने कहा था 11% राइट हमें मिला था मिलेट ट्रैक्टर के केस में, अगर ये fully implement नहीं हुआ है, कोई चीज है, तो you have to disclose that। ये हमारे पास एक अलग क्वेश्चन हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि अगर fully implementation नहीं तो how to handle it। Material change in the financial statement of the associate undertaking or the associate company or the undertaking since the date of the resolution passed, अगर कोई change हुआ तो वो आपको disclose करना है। The latest annual audited accounts of associated company or associated undertaking also along with the latest interim financial statement, if any, shall be made available for the inspection. The accounts should also be available। अब तो क्योंकि देखिए ये बातें एक्ट के अंदर हम जरूर कहते हैं, मेड अवेलेबल क्या क्या है कि अब सब कंपनीज की वेबसाइट्स मौजूद है, उन वेबसाइट्स पे ये अकाउंट्स मौजूद होते हैं, तो दे अकाउंट्स, दिस मींस उन वेबसाइट्स के ऊपर ये अकाउंट अपलोड हो, विल बी मेड अवेलेबल, अकाउंट्स अवेलेबल रहेंगे। नाउ वी आर सेइंग रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल टू अ कंपनी मेकिंग इन्वेस्टमेंट। व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस? वेयर इन्वेस्टमेंट इज बीइंग मेड इन अनलिस्टेड इक्विटी सिक्योरिटीज। अनलिस्टेड थे मिलेट ट्रैक्टर के अंदर होंडा जो थी प्राइवेट कंपनी है, एन एसोसिएटेड कंपनी और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। The fair value of such investment shall be determined by a person having such qualification and experience and registered as a valuer in such manner and on such terms and conditions as may be specified by the commission। तो हमने कहा जी एक वैल्यूअर के साथ होना चाहिए। देखिए इस पॉइंट को आगे मैं आपको इस नोटिस के साथ देखिए चीजें लिंक करता जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने लास्ट पॉइंट में क्या कहा, फेयर वैल्यू डिटरमिन इन द सब रेगुलेशन 1 of regulation 5 of the investment in unlisted securities। An independent valuer has estimated the value of this 36.99 per share ordinary share at December 31st 2021 through a valuation technique based on discounted cash flow। देखिए ये पॉइंट आपने यहाँ डिस्क्लोज कर दिया अनलिस्ट। अगर आप, जैसे मैंने आपसे कहा, क्वेश्चन आपको दिया गया कि आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है और उसके अंदर अनलिस्टेड डाल दिया गया, और अब अगर ये पॉइंट आप भूल जाते हो तो टेक्निकली यू मे बी लूजिंग 1 mark और हाफ मार्क, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है फॉर अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड कंपनी। Where the approval is granted by the members, और मेंबर्स ने देखिए यहाँ पे अप्रूवल ग्रांट कर दी, से फॉर एग्जांपल 100 बिलियन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर हम वो पीस मील में कर रहे हैं तो ओके फाइन, यू कैन डू for the investment in any securities of the associated company or associated undertakings up to a certain limits, such approved limit shall stand exhausted upon the investment reaching that limit। जब हमारा 100 मिलियन हो जाएगा, उसके लिए जो पीरियड है वो 1 ईयर का हमारा पास पीरियड है। Where such investments made, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि हमने एक इन्वेस्टमेंट किया से फॉर एग्जांपल, और उसकी वैल्यू बढ़ गई, हमने वो इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया मार्केट में, और हम कह रहे हैं कि जी अब हम इसको दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज गई थी, टॉप अप हुई थी और दोबारा उसमें से अमाउंट आ गया, तो हमने कहा हम दोबारा दे सकते हैं। देखिए लोन के अंदर रिवॉल्विंग फैसिलिटी की बात आएगी,
इन्वेस्टमेंट्स की जब हम बात करें तो वही तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, shall stand exhausted upon the investment reaching the limit on a cumulative basis, whether such investment is made as a whole or in piecemeal, यानी हम एक साथ करें या हम इंस्टॉलमेंट टुकड़ों में करें, right? And such approval shall not be valid for any recurring investment even after the disinvestment of the securities acquired, as it is pursuance it is it by it in pursuance of the aforesaid approval। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अप्रूवल तो मौजूद थी और हमने उसको एक दफा कर लिया और दोबारा डिस्पोज ऑफ या कोई चीज होने के बाद हम दोबारा करने को, देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट सवाल है। ये हमें ये केस दे दिया जाता है कि कंपनी ए इन्वेस्टेड 100 million rupee in company B for purchasing 10 million shares, say for example, and the company A purchases those shares in installments or in one go, and after the purchase the company sells out, disposes of the shares, 2 million shares, and again the directors are planning to purchase 2 million shares so that they have the approval of 10 million shares. So this is not valid. The reference क्या है हमारे पास reference है 5 सब clause 2 का, कि डायरेक्टर्स ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब हम ये ढूंढते हैं ये सवाल आया कहां से। देखिए ये यहाँ से सवाल बड़ा क्लियर हमारे लिए आ रहा है। एक सवाल आ गया ऊपर हमारे पास अनलिस्टेड कंपनी के लिए क्या है, अनलिस्टेड कंपनी के अंदर क्या उसकी, अब यहीं पे हम कहते हैं कि हमें रिसीव करने के लिए कह दिया गया अनलिस्टेड कंपनी की जो वैल्यूएशन है इट वाज बीइंग डन बाय द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द investor company. Can it be done by the internal auditor? No, it should be done by a valuer. That valuer का word इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें a professional valuer, क्योंकि हमें क्या है such qualification experience, बड़ा क्लियर कह दिया गया हमको। और डेफिनेटली इंडिपेंडेंस का पॉइंट प्राइम पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको हमारे साथ लिंक नहीं होना चाहिए। हमारा इंटरनल ऑडिटर या हमारे फाइनेंस मैनेजर, डायरेक्टर फाइनेंस साहब, कोई भी हमारे सीएफओ कोई भी इस वैल्यूएशन को नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ से हट जाएंगे। इसके बाद ये शेयर डिपॉजिट मनी, अगर शेयर डिपॉजिट मनी दी गई है, अभी शेयर्स इशू नहीं हुए, शेयर बी ट्रांसफर्ड फॉर द इक्विटी इन्वेस्टमेंट ओनली आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द ऑफर ऑफ द शेयर फॉर द शेयर, द इशू ऑफ द शेयर्स बाय द एसोसिएटेड कंपनी और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। वो इक्विटी में जाएंगे उस जब शेयर इशू किए जाएंगे। इफ द शेयर्स आर नॉट इशूड विद इन 90 days or within a time prescribed by the relevant legal and the regulatory framework, whichever is latter, such share deposit money shall be treated as a loan। अब देखिए अब वो पैसा रख के बैठे हैं और शेयर नहीं इशू कर रहे हैं। क्यों नहीं इशू कर रहे हैं कि जी देखें शेयर इशू हुए तो डिविडेंड जाएगा, तो आपने कहा कि शेयर ही ना इशू करो ताकि डिविडेंड ना जाए, तो इसका मतलब आप अपनी कॉस्ट सेव कर रहे हैं। जब आप अपनी कॉस्ट सेव कर रहे हैं तो जो इन्वेस्टर कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंच रहा है। अब वो नुकसान मैंने शुरू में ही आपसे एक इंट्रोडक्शन में कहा था कि अगर वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पहुंच रहा है तो हमारा इंटेंशन उनको भी प्रोटेक्ट करना है। तो हमने कहा कि जी नहीं, आपने पैसे रख के बैठ गए और शेयर इशू नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं 90 डेज और जो भी हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और अगर आप ऐसा नहीं करें तो फिर क्या होगा, ये लोन बन जाएगा। जैसे ही ये लोन बनेगा इसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट अंदर आ जाएगी, तो हमारे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द लोन एडवांसेस एंड सिक्योरिटीज शैल नॉट बी लेस देन काइबोर फॉर द रेलेवेंट पीरियड। अगर वो 6 मंथ्स के बेसिस पे है तो 6 मंथ्स के काइबोर से उसका रेट कम नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड वेयर अ कंपनी ऑफ द शरिया, तो शरिया के साथ कंप्लायंट हो। ये देखिए ये भी एक अलग सवाल हमारे पास, ये देखिए इस पैरा में यहाँ रिस्ट्रिक्शंस की हमने बात की। एक तो हमारे पास एक स्ट्रेट सवाल आ गया, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस। तो अनलिस्टेड कंपनी के केस है वैल्यूअर की हमारे पास वैल्यू चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं और वन गो में भी हो सकता है, पीस में भी हो सकता है, लेकिन अगर वो एक दफा डिस्पोज ऑफ या हम उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो टॉप अप नहीं होगा। एक और पॉइंट आ गया, शेयर्स टू बी इशूड विद इन 90 डेज, 90 डेज और नहीं होंगे तो लोन हो जाएगा। रेट उस पे जो होगा वो काइबोर का रेलेवेंट पीरियड रेट लगेगा। ये आपके 5 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गए। द फिफ्थ वन, अनफंडेड फैसिलिटी है, गारंटी हमने दी है, लेटर ऑफ इंटेनमेंट दी है या कोई भी चीज दी है, टू बी कैरिड shall be determined on the rate of the interest on the markup fee commission as the case may be। तो उसके हिसाब से उसका मार्कअप चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन द मार्कअप फी कमीशन मे बी एंड शैल बी रिकवर्ड पीरियोडिकली, उसको भी पीरियोडिकली उसका तय कर दीजिए कैसे मिलेगा, एंड मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है और एनुअल है। The company shall not extend to an associated company or associated undertaking any loan or the advance as running, अब रनिंग फाइनेंस की यूज कवर किया, क्या क्या करें, shall not extend a loan, running finance, revolving facility,
और एनी अदर सिमिलर फैसिलिटी फॉर अ पीरियड बियॉन्ड 1 ईयर। अगर इसको आप बियॉन्ड 1 ईयर छोड़ दें तो आप कह रहे हैं शैल नॉट एक्सटेंड, नहीं ऐसा नहीं, आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 साल तक की फैसिलिटी दे सकते हैं और 1 साल के अंदर के लिए फैसिलिटी चले रहेगी। ठीक है। पीरियड ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पीरियड क्या है वैलिड, वो 12 मंथ्स है जी हमारा। हम 12 मंथ्स के पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइफ क्यों हो जाएगा कि हमारी अगली एजीएम होगी और अगली एजीएम के अंदर इसकी फिर अप्रूवल हमारे पास आएगी। ओके। मेंटेनेंस ऑफ investment in associated company or undertaking. In addition to the records to be maintained by an investing company under the provision of the law, rules or the regulations, such company shall maintain a register in respect of the जो हमारा फॉर्म है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे। द एंट्रीज इन द रजिस्टर शैल बी डन इंस्टेंटली, हम उसको अपडेट रखेंगे। द रजिस्टर शैल बी मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड द प्रोविजंस एप्लीकेबल इंस्पेक्शन ऑफ द रजिस्टर वो हमारे पास होंगे। पेनल्टी एनी contravention of the regulation shall be punishable with a penalty which may extend to देखिए 5 million rupee, a huge amount we are talking of, and where the continuation है, contravention का continuation है, further penalty that may extend to 100,000 rupee. Okay, that will be there. But this is what we are talking of. These are the complete discussion. I will very quickly summarize for you. We are talking about a investor, a company investing, investor, a company investing into an associated company. It can invest in the equity investment, share equity of the company, or grant a loan. If it is going to invest into the equity, there are certain restrictions, there are certain regulations, जनरल रेगुलेशंस हैं, उसके साथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट की अलग से रेगुलेशंस हैं, वो डिस्क्लोजर्स में हमें नोटिस के साथ देना होगा। इन्वेस्ट ये तमाम काम जो होगा स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर से इसकी अप्रूवल हमें लेनी होगी। अगर लोन है तो उसके हिसाब से उसका काम होगा। और लोन के अंदर मैंने कहा बोरोइंग कॉस्ट कंपनीज ऑर्डिनेंस कहता है कि एक्ट कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट जो भी हमारे पास है, when we are providing any financing facility, the facility should not be provided less than the borrowing cost of the investor company, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ओके, वरना हमने कायबोर को रेफर कर दिया है। इसके बाद हमने कहा कि जी हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन जो हमें देनी है उसका डिस्कशन वी हैव डिस्कस द रेस्ट्रिक्शंस। तो दीज आर द ऑल द थिंग्स। तो इसको आप देख लीजिए, ये कंप्लीट हमारे पास है। इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपसे पैरा के साथ डिस्कस किए हैं। ओके फाइन, आई होप इट विल हेल्प यू आउट in preparing for your exams. Best of luck. Thank you very much.